हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता बाखला गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज मैं बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। ये टॉपिक एमए थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर को भी कवर करता है। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा पर जाएंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे इसकी प्रस्तावना, परिभाषा, सिद्धांत का आधार, सिद्धांत की व्याख्या, जिसके अंतर्गत हम इस सिद्धांत की तालिका एवं चित्र के द्वारा इसकी व्याख्या को देखेंगे, और आर्थिक कल्याण के जांच की कसौटियों का अध्ययन करेंगे। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की आलोचनाओं को देखेंगे, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के महत्व का अध्ययन करेंगे, और आखिर में निष्कर्ष का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे हम इसकी प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे, और जब हम इसकी प्रस्तावना का अध्ययन करते हैं उसी में हम अधिकतम सामाजिक लाभ शब्द के अर्थ का भी अध्ययन कर लेंगे, और ये भी देखेंगे कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो चलिए आगे हम इसका अध्ययन करते हैं। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत राजस्व का एक मूलभूत नियम है जिसके द्वारा राज्य की वित्तीय नीति का निर्धारण किया जाता है। यह सिद्धांत राजस्व में कल्याण दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों जैसे जेबी से एडम स्मिथ तथा हेनरी पार्नेल आदि अर्थशास्त्रियों का यह मत था कि आर्थिक क्रियाओं में राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए एवं सरकारी आय तथा व्यय की मात्रा बहुत ही न्यून रखनी चाहिए। आधुनिक काल में राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय प्रोफेसर पिगू, डाल्टन, मसग्रेव तथा भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर भार्गव को जाता है। सर्वप्रथम प्रोफेसर पिगू ने न्यूनतम कुल त्याग सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक अ स्टडी इन पब्लिक फाइनेंस में किया, जिसके अनुसार करारोपण के फलस्वरूप समाज को जो त्याग करना पड़ता है वह न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम त्याग की विचारधारा को डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ के नाम से सिद्धांतबद्ध किया है। प्रोफेसर भार्गव ने इस सिद्धांत को लोक वित्त या राजस्व का सिद्धांत कहा है। प्रोफेसर मसग्रेव ने इसे बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण का सिद्धांत के नाम से पुकारा है। आधुनिक युग में राजस्व की समस्त क्रियाओं का संचालन इसी सिद्धांत के द्वारा होता है। आजकल अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करना ही सरकार का उद्देश्य हो गया है। इस सिद्धांत के संबंध में आगे हम डाल्टन की परिभाषा को देखेंगे। डाल्टन के अनुसार राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का मत है कि यदि सरकार अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के अनुसार आय प्राप्त कर इसी सिद्धांत के अनुसार व्यय करती है, तब समाज का अधिकतम कल्याण हो सकेगा। आगे हम देखेंगे सिद्धांत का आधार। यह सिद्धांत समसीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है, अर्थात सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति। इस सिद्धांत की व्याख्या को देखेंगे आगे हम। डॉक्टर डाल्टन ने सिद्धांत की व्याख्या बहुत ही अच्छे ढंग से की है। राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि इस व्यय से उत्पन्न होने वाला संतोष कर से उत्पन्न होने वाले असंतोष के बराबर न हो जाए। यह सीमा ही राजकीय आय और व्यय में वृद्धि करने की आदर्श सीमा हो सकती है। सरकार जनता से करों के रूप में, ऋणों के रूप में तथा शुल्क एवं अर्थदंड के रूप में आय प्राप्त करती है। इस प्रकार प्राप्त आय को सरकार सेवाओं के बदले में वेतन तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के रूप में पुनः जनता को सार्वजनिक व्यय के माध्यम से हस्तांतरित कर देती है। सरकार जनता पर कर लगाती है या अन्य किसी रूप में क्रय शक्ति लेती है तो इससे जनता को त्याग करना पड़ता है, और जब आय सार्वजनिक कार्यों पर खर्च किए जाते हैं तो जनता को संतुष्टि की प्राप्ति होती है। सरकार इन दोनों का समायोजन इस प्रकार से करने का प्रयत्न करती है कि समाज को मिलने वाली उपयोगिता उसको होने वाली अनुपयोगिता से कम ना हो।
अतः कहा जा सकता है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण उसी समय संभव होगा जब सार्वजनिक आय से होने वाली सीमांत अनुपयोगिता सरकारी व्यय से होने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। अब हम इस सिद्धांत को एक उदाहरण और एक तालिका के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो हम एक काल्पनिक उदाहरण को तालिका के द्वारा देखेंगे। हमने यहाँ पर एक तालिका बनाई है जिसके 3 कॉलम हैं। पहला है कर की इकाइयाँ, दूसरा है कर की प्रत्येक इकाई से होने वाले त्याग या सीमांत अनुपयोगिता, और तीसरा है व्यय की प्रत्येक इकाई से होने वाली सामाजिक उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता। कर की इकाइयों को हम क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार बढ़ा रहे हैं 7 इकाई तक, और कर की प्रत्येक इकाइयों से उत्पन्न होने वाली सीमांत अनुपयोगिता इस प्रकार से हैं। पहले 45, फिर 50, फिर 60, फिर 75, फिर 90, 120 और 160 इकाई। और इसी प्रकार तीसरे कॉलम में हम देख रहे हैं कि व्यय की प्रत्येक इकाई से होने वाली सीमांत उपयोगिता किस प्रकार से है, और ये पहली से 7वीं इकाई तक क्रमशः 110 इकाई, फिर 90, फिर 85, फिर 75, फिर 65, फिर 50, फिर 35 इकाई की है। इस तालिका में चौथी इकाई को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है कि चौथी इकाई में सीमांत अनुपयोगिता और उपयोगिता दोनों ही एक दूसरे के बराबर है। पूरी तालिका के अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे कर की इकाई बढ़ाई जाती है वैसे वैसे कर की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का समाज पर अधिक बोझ पड़ता है और सीमांत त्याग बढ़ता जाता है। दूसरी ओर व्यय की प्रत्येक इकाई से समाज के लिए इसकी उपयोगिता पहले की अपेक्षा कम होती जा रही है। तालिका से यह स्पष्ट है कि आय एवं व्यय से संबंधित चौथी इकाई एक ऐसी इकाई है जिस पर सीमांत अनुपयोगिता अथवा त्याग सीमांत उपयोगिता अथवा संतुष्टि के बराबर है। इसके पूर्व व बाद की इकाइयों पर कल्याण अधिकतम नहीं होगा, अतः कर की चौथी इकाई पर ही अधिकतम कल्याण प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, आगे हम इस सिद्धांत का रेखा चित्र के द्वारा स्पष्टीकरण देखेंगे। इस चित्र में ओ एक्स अक्ष पर हमने सार्वजनिक व्यय एवं कर की मात्रा को लिया है और ओ वाई पर हम उपयोगिता और अनुपयोगिता को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर एमयू रेखा सीमांत उपयोगिता को एवं एमडी रेखा सीमांत अनुपयोगिता को दर्शा रही है। एमयू रेखा की ढाल ऊपर से नीचे गिरती हुई है, जिसका अर्थ है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है। एमडी रेखा नीचे से ऊपर की ओर उठ रही है, जिसका अर्थ है प्रति इकाई करों में वृद्धि से सीमांत अनुपयोगिता बढ़ती जा रही है। एमयू तथा एमडी रेखा एक दूसरे को पी बिंदु पर काट रहे हैं, जिसका अर्थ है पी बिंदु पर सीमांत उपयोगिता सीमांत अनुपयोगिता के बराबर है। अतः यही साम्य बिंदु है जहां अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो रही है, जो कि पीएम द्वारा स्पष्ट है। यदि पी बिंदु का विचलन होता है तो सामाजिक लाभ अधिकतम नहीं हो सकता। जैसे कि यदि कर को घटाकर OM1 कर दिया जाए तो यहाँ सीमांत उपयोगिता M1R2 है, जबकि सीमांत अनुपयोगिता M1R है। क्योंकि सीमांत उपयोगिता RR2 अधिक है, अर्थात करों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। यदि इसे बढ़ाकर OM कर दिया जाता है और हम संतुलन बिंदु P पर पहुंच जाते हैं। इसके विपरीत यदि सरकार व्ययों को बढ़ाए तो कर बढ़कर OM से OM2 हो जाते हैं। इस स्थिति में सीमांत त्याग बढ़कर K2M2 हो गया है, जबकि सीमांत उपयोगिता KM2 है। अतः स्पष्ट है कि करों की मात्रा घटाई जानी चाहिए और यह घटकर पुनः संतुलन बिंदु P पर पहुंच जाता है। अतः रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट है कि P बिंदु पर
या पी बिंदु वह संतुलन बिंदु है जहां सामाजिक कल्याण अधिकतम हो रहा है और यही सीमा राजकीय आय और व्यय में वृद्धि की आदर्श सीमा हो सकती है। आगे हम देखेंगे प्रोफेसर मसग्रेव ने भी अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत की व्याख्या की है। प्रोफेसर मसग्रेव ने अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या वार्षिक बजट के आधार पर किया है। मसग्रेव का मानना है कि एक केंद्रीय सत्ता को अपना बजट बनाते समय सार्वजनिक व्यय तथा आय की सीमा इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए कि संतुष्टि का बिंदु अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्रदर्शित करे। इसको उन्होंने एक चित्र के द्वारा व्यक्त किया है। चित्र में OX पर आय एवं व्यय के स्तर को लिया गया है, जबकि इस चित्र में AA1 रेखा उपयोगिता एवं BB1 रेखा अनुपयोगिता को दर्शा रहे हैं। दोनों रेखा AA1 तथा BB1 ऊपर से नीचे की ओर झुकती हुई रेखा है, जिसका तात्पर्य है कि सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न उपयोगिता इकाई में वृद्धि के साथ साथ घट रही है, जबकि करों से उत्पन्न अनुपयोगिता इकाई में वृद्धि के साथ साथ बढ़ रही है। NN1 शुद्ध सामाजिक कल्याण को दर्शा रहा है। OQ अच्छे बजट को दर्शा रहा है, क्योंकि Q बिंदु पर आय एवं व्यय आपस में बराबर हैं। Q के बाईं ओर जाने पर उपयोगिता अनुपयोगिता से अधिक हो जाएगी और दाईं ओर जाने पर अनुपयोगिता उपयोगिता से अधिक होगी। अतः Q बिंदु ही बजट का श्रेष्ठ बिंदु होगा। आगे हम देखेंगे आर्थिक कल्याण के लिए जांच की कसौटियां। डॉक्टर डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ की जांच के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। राजस्व की क्रिया के फलस्वरूप आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है अथवा नहीं, यही जांच की कसौटियां हैं और ये इस प्रकार से हैं। पहला है बाह्य आक्रमण से रक्षा एवं आंतरिक शांति की स्थापना। प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करे एवं आंतरिक शांति की व्यवस्था की स्थापना करे। इसके लिए बड़े पैमाने पर सैन्य शक्ति, पुलिस एवं न्यायपालिका पर व्यय किया जाता है। नए नए हथियार भी खरीदे जाते हैं, उनका संग्रहण किया जाता है जो काफी खर्चीला है, और इन सारे मदों पर भारी पैमाने पर सरकारी व्यय किया जाता है। किंतु देश में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए यह आवश्यक हो जाता है। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि। राजस्व की क्रियाओं के द्वारा उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। यदि जीवन रक्षक एवं अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु पर कर लगा दिए जाएं, तो उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिन वस्तुओं का उत्पादन देश में कम लागत में किया जा सकता है, उस पर आयात शुल्क लगाने से उत्पादन में वृद्धि होगी और सरकार उत्पादन के क्षेत्र में सुधार के लिए उचित नीतियों का निर्धारण कर सकती है। अगला है आय और संपत्ति के वितरण में सुधार। सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय द्वारा आय और संपत्ति के वितरण में परिवर्तन किया जा सकता है। सरकार करों के रूप में आय प्राप्त करती है और इसे सार्वजनिक व्यय के रूप में दूसरी ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि यह वितरण धनिकों से गरीबों की ओर हो रहा हो, तो इससे आय की असमानता को दूर किया जा सकता है। अगला है आर्थिक क्रियाओं एवं रोजगार के स्तर में स्थिरता। चाहे अर्थव्यवस्था कैसी भी हो, उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। राजस्व की नीतियों के द्वारा ही आर्थिक स्थिरता लाई जा सकती है और सामाजिक लाभ को अधिकतम किया जा सकता है। जैसे मंदी काल में सरकार लोक निर्माण कार्य पर व्यय करके रोजगार, क्रय शक्ति एवं उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। इसके विपरीत मुद्रा प्रसार के समय करों की दर में वृद्धि करके इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है भावी पीढ़ी पर प्रभाव। राज्य एक सतत रूप से चलने वाली संस्था है। इसका संबंध केवल वर्तमान नागरिकों से नहीं होता, बल्कि भावी पीढ़ी से भी होता है। सरकार जब विकास कार्यों पर व्यय करती है, तो आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ प्राप्त होता है। किंतु यदि सरकार ऋण लेकर अनुत्पादक कार्यों पर व्यय करती है, तो भावी पीढ़ी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे हम देखेंगे
अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की आलोचना है। इस सिद्धांत के व्यवहारिक प्रयोग में कुछ कठिनाइयां हैं जिन्हें हम इस सिद्धांत की आलोचना कह सकते हैं, और ये इस प्रकार से हैं। पहला है त्याग और उपयोगिता की माप कठिन। चूंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसकी माप कठिन होती है, इसलिए कर से उत्पन्न अनुपयोगिता और सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न उपयोगिता को मापना अपने आप में कठिन कार्य होता है। दूसरा है वर्तमान त्याग एवं भविष्य की उपयोगिता का अनुमान। सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे शिक्षा एवं विकास पर किया गया व्यय दीर्घकाल में उपयोगिता देता है, किंतु करों का भार तो तत्काल ही पड़ता है। अतः वर्तमान व्यय से भविष्य के लाभ का अनुमान लगाना अपने आप में कठिन कार्य होता है। अगला है अनुपयोगिता और उपयोगिता में संबंध कठिन। अनुपयोगिता एवं उपयोगिता की माप अपने आप में कठिन होने के कारण दोनों के बीच संबंध स्थापित करना एक कठिन कार्य है। अगला है गैर आर्थिक तत्वों का प्रभाव। राजस्व की क्रियाओं में आर्थिक तत्व ही नहीं बल्कि राजनैतिक एवं सामाजिक घटकों का भी प्रभाव पड़ता है, जिससे अधिकतम सामाजिक लाभ की माप कठिन हो जाती है। पांचवा है कर भार का अनुमान लगाना कठिन। कर लगाए जाने से उपयोगिता एवं अनुपयोगिता की माप कठिन होने के कारण कर भार की गणना भी अपने आप में एक कठिन कार्य होता है। कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के बावजूद अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का महत्व कम नहीं होता। आगे हम देखेंगे अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का महत्व। पहला है राजस्व क्रियाओं का उद्देश्य स्पष्ट। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक व्यय एवं आय का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होना चाहिए। दूसरा है सार्वजनिक व्यय के संबंध में नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन। सार्वजनिक व्यय के संबंध में प्राचीन अर्थशास्त्रियों का विचार संतुलित बजट का था, किंतु वर्तमान में सार्वजनिक व्यय लोक जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अतः वर्तमान में घाटे के बजट पर जोर दिया जाता है। अगला है प्राचीन सिद्धांतों से श्रेष्ठ। प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा जो विचार दिए गए थे वे एक पक्षीय थे, जैसे प्रत्येक कर बुरा होता है, सरकार को कम से कम व्यय करना चाहिए। इसके विपरीत अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि एक निश्चित सीमा तक कर लगाने एवं सार्वजनिक व्यय किए जाने से सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। अगला है कुछ दशाओं में सामाजिक कल्याण मापने योग्य। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि इसकी माप कठिन है, किंतु कुछ परिस्थितियों में इसे मापा जा सकता है, जैसे प्रकृति प्रकोप, दुर्घटना, बीमारी आदि के नियंत्रण के लिए किया गया सार्वजनिक व्यय। इससे होने वाले लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है। अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां होने के बावजूद सरकारी नीतियों के निर्धारण, आय एवं व्यय का समायोजन करते समय सरकार अधिकतम सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखती है। वास्तव में राजकीय व्यवस्था की सर्वोत्तम प्रणाली वही है जिससे देश का उत्पादन बढ़े और वितरण में भी सुधार हो।